अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, एचटीएमएल के, सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बाद हम लोग गेस्ट पेपर को भी देखेंगे कि कौन कौन से पेपर एग्जाम में आ सकते हैं। गेस्ट पेपर को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड की तरफ से लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे जो है वो लिस्ट हमें दी गई है, जैसे प्रैक्टिकल की लिस्ट में एचटीएमएल है। इसके अंदर जो टैग्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे इमेज का टैग है, लिस्ट के टैग है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, कौन कौन से टैग इसके लिए जो है वो यूज होते हैं, एंकर्स टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स। अब जैसे ब्लॉग के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पोर्टफोलियो से रेलिवेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब जो प्रैक्टिकल की लिस्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसी तरह से सीएसएस टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए कौन सा टैग यूज होता है, कलर्स के लिए, स्पेसिंग के लिए, बॉर्डर्स, ये सब टैग्स आपको आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के लिए भी जो इन्होंने आपको फंक्शन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट है, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए, किस तरह से हम लोग एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इनके भी कोड आपको आने चाहिए। ओके, अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद फिर हम लोग गेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमें जो है वेब पेज का सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा जाएगा कि आप हेडिंग ऐड करें, आप पैराग्राफ ऐड करें। तो जब आप एचटीएमएल की लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो अगर आपको टैग्स आते हैं तो फिर आप इजीली कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग HTML का टैग यूज करते हैं। देन हमारे पास हेड का टैग आता है, जिसके अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं। टाइटल बेसिकली वेब पेज का टाइटल होता है। उसके बाद हम लोग हेड टैग को क्लोज करते हैं, देन बॉडी का टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर हम लोगों ने मेन कंटेंट लिखना होता है, जो कुछ हम लोगों ने वेब पेज के ऊपर शो करवाना होता है, वही कंटेंट हम लोगों ने बॉडी के अंदर लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पे है H1 टैग, और H1 टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, हेडिंग के लिए। जैसे उन्होंने कहा था कि आपने हेडिंग और पैराग्राफ ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग के लिए H1 टैग यूज किया है, और पैराग्राफ के लिए हमने P टैग यूज किया है। सिमिलरली एक और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इमेज आपने इंसर्ट करनी होगी। तो इमेज के लिए आप इमेज का टैग यूज करते हो, उसके बाद सोर्स मतलब लिंक देते हो अपनी इमेज का कि कहाँ पे वो इमेज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप ऑल्ट इक्वल टू कंप्यूटर इमेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्यों यूज करते हो ऑल्ट। ऑल्ट का पर्पज ये होता है कि किसी भी एरर की वजह से इमेज अगर शो नहीं हो रही, तो उसकी जगह टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। कौन सा टेक्स्ट, जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होगा, वही टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप विड्थ भी सेट कर देते हो। फिर उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, उसके लिए आप OL का टैग यूज कर रहे होते हो। और O से क्या बनता है, ऑर्डर, और L से लिस्ट। उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट टैग्स यूज करते हो। जैसे यहाँ पे LI का टैग है। LI का टैग आप क्यों यूज करते हो, LI जो है वो लिस्ट आइटम, मतलब आपने डिफरेंट लिस्ट शो करवानी होती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इस तरह से अगर आपने लिस्ट शो करवानी है, तो उसके लिए फिर आप LI टैग यूज कर रहे होते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसके बाद जो है वो रिएक्ट लिखवाना है, या कोई और जैसे कंप्यूटर साइंस आपने लिखवाना है, तो उसके लिए फिर आप दोबारा से क्या करोगे, LI का टैग यूज करोगे। ये लिखवाने के बाद आप यहाँ पे LI लिस्ट आइटम का टैग क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए बस इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे UL टैग यूज होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे OL टैग यूज होता है ऑर्डर लिस्ट। बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम है। नेक्स्ट आ जाता है, हम हाँ, टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको बनाने आने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, राइट HTML कोड टू क्रिएट अ टेबल विथ 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स ऐड होने चाहिए। लाइक इस तरह से हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेबल का टैग यूज करते हैं। उसके बाद बॉर्डर इक्वल टू 1, मतलब हम लोग इसका बॉर्डर सेट करें। देन हम लोग यहाँ पे TR का टैग यूज करते हैं, T फॉर टेबल एंड R फॉर रो। उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेडिंग जो है वो ऐड कर रहे हैं, हेडर रो क्रिएट करेंगे। जो फर्स्ट रो होती है वो हेडर होती है, तो यहाँ पे हम लोग TH लिखेंगे, टेबल हेडर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नेम लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। एक और हम लोग हेडिंग ऐड करें, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और हम लोग क्रिएट करें, जिसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पे दोबारा से TR का टैग ओपन कर लिया है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाटा ऐड करें, TD, T फॉर टेबल एंड D फॉर डाटा। जैसे यहाँ पे हम लोग अली ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 0101 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास
कंप्यूटर इसका डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर एक और रो हम लोग क्रिएट करें तो उसके लिए फिर हम लोग दोबारा से डाटा ऐड करें। नेक्स्ट नेविगेशन मेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेविगेशन मेन्यू मतलब देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होगा होम, यहाँ पे लिखा होगा अबाउट, और यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम लोग होम से अबाउट पेज की तरफ करना चाहते हैं, या अबाउट से कॉन्टैक्ट पेज की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट करे होते हैं, उसके अंदर हम लोग उसके मेन्यूज ऐड करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिंक दे देते हैं होम पेज का, और लिंक हम लोग कैसे देते हैं, href इक्वल टू, और उसके बाद जो ये इनवर्टेड कॉमास और हैश, ये इसका सिंटेक्स है, ये आपने याद कर लेना। बेसिकली ये रेफरेंस होता है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम लोगों ने सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर पे हम लोग लेबल नेम, ठीक है, जो लेबल होता है वो बेसिकली कि हम वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हम लोगों ने इनपुट क्या एंटर करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेबल लिख देते हैं नेम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट बार बना देते हैं जिसके अंदर यूजर जो है कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा। तो अब यहाँ पे इनपुट, अब यूजर ने वैल्यू एंटर करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग इनपुट का टैग यूज करते हैं, टाइप हम लोग सेट कर देते हैं टेक्स्ट के, यूजर जो है इसके अंदर टेक्स्ट एंटर करे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज करें। ब्रेक का टैग बेसिकली लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, हाइपर लिंक जैसे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ए टैग यूज करते हैं जिसे एंकर टैग बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका लिंक दे देंगे, और उसका फिर हम लोग नाम सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपने वेब पेज के अंदर जो है वो हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करना है, पैराग्राफ, तो उसके लिए फिर ये कोड जो है वो इस तरह से आप लिखेंगे कि बॉडी के अंदर आप H1 हेडिंग, H1 टैग के थ्रू हेडिंग दे देंगे। उसके बाद आप इमेज ऐड करने के लिए इमेज का टैग यूज करेंगे, देन पी टैग यूज करेंगे फॉर एंटर अ टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कहा जाएगा कि आपने टेबल्स ऐड करने हैं, आपने लिस्ट ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे देखें अनऑर्डर लिस्ट जो है वो ऐड की गई है, फिर इसी में जो है वो हम लोगों ने टेबल भी ऐड कर दिया है सिंपल, और लास्ट में जो है हम लोगों ने इसका टैग क्लोज कर दिया। तो ये सिंपल हमारे पास टैग्स के थ्रू हम लोग जो है वो HTML के कोड लिख रहे होते हैं। अगर आपको टैग्स आते हैं तो आप इजीली कोड लिख सकते हैं। अब CSS के अंदर जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है राइट CSS कोड टू कोलैप्स टेबल बॉर्डर्स, के जो टेबल बॉर्डर्स हैं उनको कोलैप्स करना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो है वो टेबल बॉर्डर है, इस तरह से करके हम चाहते हैं कि ये कोलैप्स हुआ हो, तो फिर हम उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा या किस तरह से हम लोग कोड लिखेंगे। बेसिकली CSS के लिए हम लोग स्टाइल का टैग लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग टेबल लिखेंगे क्योंकि हमें टेबल जो है उसकी बॉर्डर्स की क्या कहते हैं स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे हम लोग टेबल लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो ब्रेसेस ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो इसकी इसका कोड है बॉर्डर कोलैप्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉलन के बाद कोलैप्स लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो इसकी बॉर्डर्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जो है वो हेडिंग के जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रीन करना है, तो वो कैसे करेंगे, स्टाइल का टैग यूज करेंगे। अब जो हमारे पास टेबल है उसकी हेडिंग का टैग, ठीक है, सॉरी हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन करना है। तो यहाँ पे देखिए TH लिखेंगे, T फॉर टेबल एंड H फॉर हेडर, और उसके बाद वो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कॉलन, और आगे हम लोगों ने इसका ग्रीन जो है वो बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपने HTML कोड के थ्रू टेबल क्रिएट करना है, और साथ फिर उसके अंदर जो है उसकी स्टाइलिंग भी करनी है। मतलब उसमें जो बॉर्डर है वो हमने 2 सेट करना है, मतलब 2 पिक्सल्स होना चाहिए, और उसके बाद जो है उसकी जो पैडिंग है वो हर सेल की डिफरेंट होनी चाहिए। सेल मतलब देखिए, जैसे ये हमारे पास जो है वो एक टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, तो इसकी हम लोग डिफरेंट पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग क्या होता है, बेसिकली जो हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, तो टेक्स्ट और ये जो बॉर्डर है इसके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये पैडिंग होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर हमने 2 सेट कर दिया, मतलब 2 पिक्सल, उसके बाद जो है वो हम लोग ने यहाँ पे TR का टैग यूज किया। अब इसके अंदर हम लोग डाटा ऐड करें, उसकी स्टाइलिंग हम लोग इसी टैग के अंदर करें, तो टैग टैग के अंदर भी हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, और अलग से हम लोग स्टाइल के टैग यूज करते हुए वहां पे भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। उसको हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं। इनलाइन CSS मतलब जो हम लोग टैग के अंदर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, और इंटरनल CSS जो हम लोग अलग से स्टाइल वाले टैग को यूज करते हुए हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी पैडिंग सेट करें, यहाँ पे इसकी 5 पिक्सल सेट कर दी, इसकी 15 पिक्सल सेट कर दी, और इसकी 25 पिक्सल सेट कर दी। ये आपने हर कोड को लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो स्पेसिंग ऐड करनी थी जो टेबल सेल्स है उसके अंदर, तो सेल स्पेसिंग
हम लोग यूज करते हैं और हमने उसकी 15 सेट कर दिए। मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो आपने जो है उसको यूज करते हुए आपने कोड लिखना होगा। राइट CSS कोड टू सेट फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड टेक्स्ट कलर डार्क रेड। जो टेक्स्ट का कलर है उसको डार्क रेड करना है और फॉन्ट साइज 18 करना है। तो अब हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अलग से स्टाइल वाले टैग को यूज करते हुए यहाँ पे जो भी हम लोग बॉडी के अंदर टैग यूज करते हैं उसकी हम स्टाइलिंग करें। जैसे बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने पी टैग यूज किया, सेंटेंस हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग उसकी स्टाइलिंग करें तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉन्ट साइज 18 पिक्सल और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लोग सेट करें डार्क रेड, और यहाँ पे उसके लिए हम लोग कलर लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट CSS कोड फॉर टेबल बॉर्डर विद 3 पिक्सल थिकनेस एंड कोलैब स्टाइल। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे वही चीज दोबारा से आ गया कि इसका बॉर्डर हम लोगों ने सेट कर दिया 3 पिक्सल, उसका कलर सेट कर दिया सॉलिड ब्लैक, और जो बॉर्डर मतलब जो सेल्स हैं वो आपस में कोलैप्स होने चाहिए, उनके बॉर्डर कोलैप्स होने चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उसकी स्टाइलिंग सेट कर दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट CSS कोड टू सेट टेबल हेडिंग बैकग्राउंड कलर टू लाइट ब्लू। कि जो उसकी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो हमने लाइट ब्लू सेट करना है। तो वो भी हम लोग सिंपल यहाँ पे इंटरनल CSS को यूज करते हुए यहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपने CSS कोड लिखना है जिसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। जो मेन हेडिंग है उसकी मेन हेडिंग को आपने डार्क ग्रीन रेड कलर करना है। उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो एरियल सेट कर देना है। और जो क्या कहते हैं जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होना चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट, और उसके नीचे अंडरलाइन भी होना चाहिए। तो अभी उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट हमें बताई है। हमने क्या किया, हमने इंटरनल CSS को यूज किया। उसके अंदर हम लोग H1 जो टैग है उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे H1 लिख दिया। उसका कलर जो है जो टेक्स्ट कलर है वो हम लोगों ने डार्क ग्रीन सेट कर दिया। देन हमारे पास आता है फॉन्ट फैमिली, वो हमने एरियल रख दी। बाकी अगर हमें फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट नहीं दी गई कि ये चीज़ सेट करो, तो हम लोग टाइम्स न्यू रोमन या कैलिबर या डिफरेंट हम उसमें जा सकते हैं। बेसिकली स्टाइलिंग के लिए होता है। फिर टेक्स्ट लाइन इसका कहाँ पे आ गया, मतलब हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर आ गया। और उसकी डेकोरेशन हम लोग करें अंडरलाइन, हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे हमारे पास टाइल का टैग क्लोज हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हॉवर इफेक्ट। ठीक है, हॉवर ऐड करने के लिए हमें दिया जा सकता है। तो जैसे वो कह रहे हैं हेडिंग के ऊपर हॉवर इफेक्ट आपने ऐड करना है। तो हॉवर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे ये हमारे पास हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग जब इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास हेडिंग का कलर ब्लैक था और ट्रांजिशन हमने 0.3 सेकंड के, हर 0.3 सेकंड के बाद का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब हॉवर इफेक्ट इसी के ऊपर हम लोग ऐड कर रहे हैं कि असल में इसका कलर ब्लैक है, लेकिन जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो तब कौन सा कलर हो। तो H1:हॉवर। ठीक है, हॉवर इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कलर सेट कर दिया ऑरेंज, कि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका कलर ब्लैक से क्या हो जाए ऑरेंज, और जैसे हम लोग माउस हटा दें तो इसका कलर वापस ब्लैक हो जाए। और इसका फॉन्ट साइज भी हमने सेट कर दिया 35 पिक्सल। तो ये सारी स्टाइलिंग है। और बाकी अगर कुछ और कोड्स रह गए हैं, बाकी ये जो थे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप एक दफ़ा जो है उनको गो थ्रू कर लें मेरे नोट से। बाकी जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं आप एक दफ़ा उनको भी देख लें, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। अब हम लोग कुछ जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि आपने एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सिंपल मैसेज हम लोग कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है वो हम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू करते हैं। अब जब जो भी हम लोग मेंशन करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जो भी हम कुछ वहाँ पे शो करवा रहे होते हैं, अगर वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखना है तो फिर हम लोग उसके लिए एक टैग यूज करते हैं विच इज स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो हमें स्क्रिप्ट टैग इसके लिए यूज करना पड़ता है। और इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट है कि आपने जो है वो एरेज वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो जैसे यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन एरे एंड डिस्प्ले देम, कि आपने जो है वो उनको स्टोर भी करवाना है, उसके बाद डिस्प्ले भी करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं डाटा नाम का, और उसके अंदर हम लोगों ने ये सारी वैल्यू स्टोर करवा दी 10 20 30 अली सारा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि जो अली और सारा है उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास क्यों है। इसलिए कि जब भी हम लोग कोई वर्ड्स लिख रहे होते हैं एरे के अंदर तो वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और अगर कोई नंबर है तो उसके लिए हम लोग कोई भी इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास डाटा के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसको हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने डिस्प्ले भी करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन इसीलिए हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, तो हमने इसके डाटा लिखते हैं कि डाटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दो। फिर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करने का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। जैसे आप सम कैलकुलेट करें, प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, एवरेज करें,
ठीक है, या सब्ट्रैक्शन करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग दोबारा से स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करें कि एक जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और साथ उसको हम लोग वैल्यू भी असाइन करें। फिर एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट करें, साथ उसको वैल्यू भी असाइन करें। दो तरीकों से हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं, या तो हम लोग खुद वैल्यूज ले दें, या फिर हम लोग यूजर से वैल्यू लें। जब हम लोग ने यूजर से वैल्यू लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे कि प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या होता है। जब हमने यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करते हैं। इसी तरह से एक और हम लोगों ने जो है वेरिएबल क्रिएट किया है सी नाम का, जिसको वैल्यू दे दी है 75। एक और हम लोग ने डी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी है 100। अब उसके बाद हम लोग क्या करें यहाँ पे कि हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। सम कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली जो सारे नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे तो सम कैलकुलेट होगा। तो इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। और एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम कि जो भी सम की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने इनको डिस्प्ले भी करवाना है। डिस्प्ले के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, जैसे सम इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस सम मतलब जो भी सम की वैल्यू आई होगी आफ्टर कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद हमने ब्रेक का टैग यूज किया कि इसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। इसी तरह से प्रोडक्ट का आंसर भी डिस्प्ले हो जाएगा और एवरेज का आंसर भी। अब हमें कहा गया कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे खुद वैल्यूज नहीं दी वेरिएबल को, बल्कि हम लोगों ने क्या किया कि हमने यूजर से कह दिया कि आप वैल्यूज को एंटर करो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि एक वेरिएबल एल नाम का बना रहे हैं और यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, और उस वैल्यू को हम लोग एल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। यूजर से कैसे वैल्यू ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू, के यूजर के सामने शो होगा एंटर लेंथ। ठीक है, जो भी हमारे कॉमास के अंदर हम लोग लिखेंगे वो यूजर के सामने शो होगा। यूजर क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा लेंथ की, और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इस एल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली डब्ल्यू के केस में भी ऐसे होगा। उसके बाद एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, एल मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उसके बाद जो इसका आंसर होगा वो फिर एरिया जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू करवाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सेम जैसे अभी हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, ट्राइंगल भी वैसे ही फाइंड करना है। जस्ट इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज है, फॉर्मूला बस चेंज करेंगे, बाकी वही कोड होगा। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि आपने जो है वो नंबर्स लेने हैं, यूजर से 3 वैल्यूज लेनी है, और उसमें से बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम लोगों ने 3 वैल्यूज ले ली हैं प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर ली है, जो कि इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट यूज किया है कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, और जो भी ए की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये जो हमारे पास कंडीशन है ये गलत हो जाती है, तो ये फिर दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी कि क्या बी इज ग्रेटर देन ए है और क्या बी सी से भी ग्रेटर है। अगर ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो जाती हैं तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट, और जो बी की वैल्यू है वो लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन अगर ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो कंडीशन है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी कि अगर ए भी बड़ा नहीं है और बी की वैल्यू भी ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या नंबर जो है वो इवन है या ओड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से कोई वैल्यू ले लेंगे। यूजर कोई भी नंबर एंटर करे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने 4 एंटर कर दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि क्या वो नंबर जो है वो इवन है या ओड। कैसे पता चलेगा, कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू, कि जो भी नंबर है एन, मतलब जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है उसको हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने 4 एंटर किया था, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास नंबर है वो इवन नंबर होगा और वो कैलकुलेट करके दे देगा इवन नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल 1 आ जाता है, तो फिर क्या प्रिंट हो, फिर वो एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, और एल्स के अंदर हमने लिख दिया ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपने प्रिंट करवाने हैं। तो वो आप कैसे करवाओगे, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके लिए हम लोग लूप को यूज करेंगे। देखिए लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बेसिकली जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएबल आई, मतलब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करें
और उसको वैल्यू असाइन करें 1 के 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक चले, बेसिकली कंडीशन होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता रहता है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ये लूप टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब हमने कहाँ तक चलाना था इस लूप को, 10 तक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, कि जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे। उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस लिए होता है, कि जब लूप चले हर दफा जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाए। लाइक फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी थी आई इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह से करते करते हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 10 तक होगी। 10 टाइम जो है ये लूप चलेगा। और यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस और आगे ये, मतलब देखिए जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो आई की वैल्यू क्या थी 1, प्रिंट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती है तब। दोबारा से लूप चलेगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा इसके नीचे, फिर 3 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 4। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें कहा जा सकता है कि आप जो है वो किसी भी नंबर का टेबल लिखें, जैसे 7 का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, जिस मर्जी का आ जाए। आप जो लॉजिक है वो सबके लिए सेम होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग लूप यूज करें, फॉर लूप। और हमें टेबल कहाँ से कहाँ तक लिखवाना है, 1 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 7 का लिखवाना है तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है, करते करते हमें 10 तक लिखवाना है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, कि 10 तक टेबल लिखा जाए और हर दफा जो आई की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट होता जाए। अब उसके बाद हर दफा ये लाइन प्रिंट होती जाएगी। इस लाइन का क्या मतलब है, जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज इट इज लिखा जाता है, जैसे 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई एज इट इज लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर तो कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो आई की वैल्यू जैसे फर्स्ट टाइम 1 होगी तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, हर टाइम आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 3 लिखा होगा, फिर इक्वल टू ये भी एज इट इज डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होगी, 7 मल्टीप्लाई आई, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो 7 1 ज़ा 7, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 7 2 ज़ा 14, इस तरह से करके पूरा जो टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा गया है, यहाँ पे ये सिंपल हमें टेबल ही क्रिएट करना था। नेक्स्ट जो है हमें कहा गया कि आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करें। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमें कहा जा सकता है कि आप 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें, या आपसे कहा जाता है 5 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, या आपसे कहा जा सकता है 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब हर दफा हमें जो जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है उससे जो कम नंबर है उन सबको हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, वेरिएबल नम हमने एक जो है वेरिएबल क्रिएट कर दिया है वॉर नाम के कीवर्ड को यूज करते हुए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट होगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया है फैक्ट नाम का, और जिसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है 1। अब उसके बाद यहाँ पे देखें हम लोग लूप यूज करें कि यहाँ पे जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, जहां तक जो है वो नंबर यूजर ने एंटर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 यूजर ने एंटर किया तो 1 से लेके 5 टाइम्स तक लूप चलेगा, ठीक है, और जितने बीच में नंबर्स आ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किए तो 1 से लेके 5 तक नंबर्स को वो मल्टीप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 6 एंटर किया तो ये 1 से लेकर 6 टाइम तक जो है वो लूप चलेगा, और जितने भी बीच में नंबर आ रहे होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देगा। बेसिकली यही इसकी लॉजिक है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने इसका कोड लिख दिया, और लास्ट में हम लोग क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन के थ्रू इसका जो आंसर है वो हम लोग डिस्प्ले करवा लें। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हम लोग गेस्ट पेपर को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। सेक्शन 8 24 मार्क्स का होगा, जो कि कोडिंग से रिलेटेड रेलिवेंट होगा, जिसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें HTML वेब पेज क्रिएट करना है, जिसका हम लोग नाम रख रहे हैं, टाइटल रख रहे हैं फ्यूचर टेक अकेडमी, जिसके अंदर कुछ हमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि हमें हेडिंग ऐड करनी है, और हेडिंग का नाम क्या होगा, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग, और हमें H1 टैग को यूज करते हुए हेडिंग ऐड करनी है। सेकेंड नंबर पे हमें पैराग्राफ ऐड करना है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एंड एजुकेशन। पैराग्राफ हम कैसे करते हैं, ऐड पी टैग के थ्रू। तो साथ आपको नंबरिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी गई है आपने जो है वो उसी से रेलिवेंट जो है आपने कोड लिखना होगा।
जैसे थर्ड नंबर पे हमें इमेज इंसर्ट करने के लिए कहा गया है, तो आपने इमेज टैग को यूज करना है। साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस में वो आपको टैग बताएंगे कि आप इस टैग को यूज करते हुए ये काम करें। अब जैसे फोर्थ नंबर पे है कि आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट आप कैसे क्रिएट करते हो? ओ एल टैग को यूज करते हुए, जिसके अंदर जो है वो आपने ये 3 आइटम्स ऐड करने हैं। आइटम्स आप कैसे ऐड करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेड एक्स लिखा हुआ है, ये आपने ऐड करना है तो एल आई टैग को यूज करते हुए करोगे। फिर एक और आपको लिस्ट आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए भी आप एल आई टैग को यूज करोगे। इसके लिए भी आप एल आई टैग को यूज करोगे। फिर उन्होंने आपसे कहा है कि आप नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट करें, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, जो अभी हम लोग जो है वो कर चुके हैं। तो एज इट इज आपने वही कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम लोग स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें स्टूडेंट का नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट। तो कैसे करते हैं? टी आर टैग को यूज करते हुए हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें टेबल का टैग देना होता है, फिर हम टी आर, जितनी रोज है हम उसके अकॉर्डिंग टी आर टैग को यूज करेंगे। जितनी भी रोज होंगी, जैसे 4 रोज हैं, तो हम लोग हर दफा मतलब एक कोड के अंदर 4 दफा जो है वो हम लोग क्या करेंगे? टी आर टैग को स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें दे दी गई हैं कि हमें प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए यूज़ करना है। टेबल हेडिंग हमें ऐड करनी है टी एच टैग को यूज़ करते हुए। इसके अंदर जो है वो हम कुछ भी रोज जो है वो सैम्पल रोज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड आ सकता है, जिसमें हमें कहा गया कि आपने एक फंक्शन बनाना है फाइंड वैल्यू के नाम से, जिसमें आपने 2 नंबर्स कहाँ से लेने हैं? यूजर से लेने हैं। कैसे? प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करते हुए। मतलब हर आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी, कुछ भी आपने खुद नहीं करना कि ठीक है हम लोग अब 2 नंबर्स लेने हैं तो हम खुद से दे दें, या हमें यूजर से लेना है। जो उन्होंने कहा है बस आपने वही करने। फिर उसके बाद आपने जो है वो जो भी 2 नंबर आप यूजर से लेंगे उनको आपने कैलकुलेट करना है, उनका सम आपने जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना है। तो वो कैसे करवाना है? उसके लिए आप एक वेरिएबल बना लेना सम का, जिसके अंदर आप 2 वैल्यूज को ऐड करो, ए प्लस बी। और उसके बाद जो है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करोगे। उसके बाद जो आपने 2 नंबर प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करते हुए यूजर से लिए होंगे, उनमें से फिर आपने बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उसके लिए फिर आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो डिस्प्ले करवा दो कि ए इज लार्जेस्ट नंबर, एल्स बी इज लार्जेस्ट। जस्ट यही जो है वो इसकी लॉजिक है। बाकी ये सब कुछ हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, चेक एंड डिस्प्ले वेदर ईच नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, कि जो भी नंबर आपने यूजर से लिए क्या वो इवन है या ओड है, तो उसके लिए फिर आपने लॉजिक लगानी होगी, जो हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव है वो नंबर, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? कि अगर नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर हुआ, ठीक है, जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है, इट्स मीन ये नंबर पॉजिटिव है। इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा दो पॉजिटिव। इफ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, और यहाँ पे आप कह दो कि इफ एल्स, अगर नंबर जो है वो स्मॉलर है 0 से, तो आप प्रिंट करवा दो कि नंबर नेगेटिव है। और एल्स कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो नंबर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। मतलब इक्वल अगर 0 के होगा तो नंबर इज न्यूट्रल। इस तरह से करके आपने लॉजिक यूज करनी होगी। जैसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ सकता है, कोई टेबल का जरूर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है 7 का या 8 का या 9 का या 2 या 3, मतलब आप जो है उसका टेबल लिखो। तो अभी जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टेबल को देखा था, उसका कोड देखा था, वैसे ही आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना होगा। फिर आपसे जो है वो सीएसएस से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सीएसएस अप्लाई करना है, उसका बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू सेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर आप कैसे सेट करते हो? बैकग्राउंड कलर कॉलन और आगे ब्लू। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने इमेज के अराउंड जो है वो बॉर्डर आपने लगाना है 1 पिक्सल का, वो आपने सेट कर देना है। उसके बाद आपसे कहा गया कि आपने हेडिंग को राइट साइड पे अलाइन करना है। तो आप कैसे करोगे? अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखा था, वहां पे हम लोगों ने सेंटर अलाइन किया था, यहाँ पे आपने राइट अलाइन करना है, जस्ट आपने राइट लिख देना है सेंटर की जगह। और लास्ट में हमें हॉवर्ड इफेक्ट ऐड करना है। वो कैसे करना है वो भी अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देख लिया था। फिर उसके बाद अब हमें कहा गया कि आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, जिसमें आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है, और आपने देखना है कि क्या जो मार्क्स है, जो यूजर ने मार्क्स लिए हैं, वो पास है या फेल है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपका चेक करें कि जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें आप पास हुए या फेल। फॉर एग्जांपल हम लोग सेट कर देते हैं कि 15 मार्क्स वाला जो है 40 में से वो पास होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवल शेप में। उसके बाद फिर हम लोग जो है पैराग्राम में लिख देंगे कि एंटर अ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स एंटर कर दिए, फॉर एग्जांपल 20 एंटर कर दिए। देन हम लोग वहाँ नीचे उसके हम लोग एरो लगा के, तो हम लोग क्या करेंगे, डायमंड शेप यूज करेंगे और वहां पे लिखेंगे कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, यस, अगर यस है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दो, स्टूडेंट इज पास। ठीक है, और अगर जो है वो नहीं है, मतलब जो हम लोगों ने कंडीशन वहां पे लगाई है फॉल्स हो जाती है, नो, तो फिर लिख दो कि स्टूडेंट इज फेल और उसके बाद एंड कर दो। जस्ट ये फ्लो चार्ट है और आपने इस तरह से बनाना होगा। इसके अलावा ये फ्लो चार्ट भी आ सकते हैं कि जो मार्क्स यूजर ने एंटर किए हैं, सॉरी, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ये भी आपके पास आ सकता है कि आप जो है वो अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करें, मतलब सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से इससे रेलिवेंट फ्लो चार्ट्स आ सकते हैं, सबकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर कॉन्सेप्ट मैप में जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, जिसमें जो है वो यूजर, सॉरी, जो डाटा है उसकी एंट्री होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा की एंट्री होगी, फी पेमेंट वाला प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद लास्ट में कार्ड इशू हो जाएगा स्टूडेंट को। तो इससे रेलिवेंट आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाना है, देखना है कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडियाज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो इससे रेलिवेंट आपके पास कॉन्सेप्ट मैप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स डिवाइसेस हैं, जिसमें स्पीकर की डायग्राम आ सकती है, स्कैनर की, माइक्रोफोन की, प्रोजेक्टर, हार्ड डिस्क। इसके अलावा जो है वो माउस की, मॉनिटर आ सकता है, कीबोर्ड आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है, स्कैनर आ सकता है, और बहुत सी डिवाइसेस हैं। जो मैंने वीडियो बनाई है वो बहुत डिटेल वीडियो, और उसमें हर तरह की डिवाइस ऐड की हुई है। वो एक दफ़ा आप वीडियो ज़रूर देखें, और इससे क्या होगा कि आपको सब डिवाइसेस का पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस का क्या नाम है। सेकंड पे हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, विंडोज के बारे में, गूगल क्रोम, लिनक्स, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया। इसके अलावा काफ़ी और भी डिवाइसेस आ सकती हैं, तो एक दफ़ा आपने उनको भी गो थ्रू कर लेना है। तो इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा जो है वो इनपुट, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, इन सबको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है पेपर के लिए। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें जो है मतलब बिजनेस से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आपके बिजनेस का क्या नाम है, ठीक है, आपकी क्या कंपनी है, आप कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं, उससे रेलिवेंट आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे है कि यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एन ई लर्निंग वेबसाइट फॉर एसएससी स्टूडेंट, प्रिपेयर अ शॉर्ट बिजनेस प्लान, जिसमें हमने अपने कंपनी का नाम बताना है, कंपनी के टैग लाइन, मतलब जिसका स्लोगन होगा, एग्जीक्यूटिव समरी में बेसिकली ओवरऑल आपके बिजनेस के बारे में सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो आपने 2 to 3 लाइंस में जो है अपनी कंपनी को वहां पे डिस्क्राइब कर देना। और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मकसद है आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने का। इसके अलावा आप अपनी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी प्राइस क्या है, कैसे आप प्रमोशन करोगे, पैकेजिंग का वो किस तरह से जो है आप उसकी पैकेजिंग करोगे, डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा, और टारगेट मार्केट मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन परचेज करेगा। ठीक है, बेसिकली किन के लिए आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये सब चीजें आपने वहां पे जो है वो मेंशन कर देनी है। ये 1 1 मार्क्स का हर पॉइंट वहां पे आएगा। इससे से रेलिवेंट ई लर्निंग वेबसाइट हो सकती है, कोई जैसे पांडा की वेबसाइट हो सकती है, या आप जो है कोई ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम अपना जो है वो स्टार्ट करो। इसी तरह से कोई भी बिजनेस से रेलिवेंट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो वो आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाकर एक दफा आपने जरूर देख लेना। बाकी ये कुछ गेस्ट पेपर था इससे रेलिवेंट, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंशाल्लाह आएंगे। बाकी ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।